हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट क्या थी कि इसमें जो चर्च से जुड़े हुए लोग होते थे। सेकंड एस्टेट में आते थे आपके नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट में होते थे जो लोग बचते थे, मतलब पीजेंट्स, वर्कर्स। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग होते थे वो वहाँ की गवर्नमेंट को रन कराते थे और उन्हीं के पास सारी पावर थी। मतलब नॉर्मल लोगों पर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। तो जिसके ऊपर अत्याचार होगा वो आवाज़ भी उठाएगा। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड की, हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सब लोगों के पास इक्वल राइट्स हों, मतलब इक्वालिटी इन वोटिंग एंड टैक्सेस, मोनार्की सिस्टम से फ्रीडम मिले और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। इस डिमांड के चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इस रिवॉल्यूशन के चर्चे पूरे यूरोप और एशिया में थे। लोग डिस्कस करने लगे कि अगर फ्रांस के लोगों में फ्रीडम और इक्वालिटी जैसी भावनाएं आ सकती हैं तो हम में क्यों नहीं आ सकती। तो अब लोगों को लग चुका था कि सोसाइटी में चेंज लाना पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, उस वक्त यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे जिनके आइडियाज़ और सोचने के तरीके बिल्कुल अलग थे। तो यूरोप में 3 तरह के लोग थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं लिबरल्स की। तो लिबरल सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। लिबरल्स जो हैं वो सब धर्मों के लोगों को मिला जुला के रखना चाहते थे। वो जो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उसे लोगों के द्वारा चुना जाए। वो चाहते थे कि कोई भी राजा या डायनेस्टिक रूल उन पर राज ना करे। वो चाहते थे गवर्नमेंट ऐसी हो जिसे लोगों के द्वारा चुना गया हो और लोगों का भला हो। लेकिन एक दो चीज़ें थी जो लिबरल्स नहीं चाहते थे, जैसे कि वो चाहते थे कि सिर्फ मैन वोट डालें और ऐसे मैन वोट डालें जिनके पास प्रॉपर्टी हो। चलिए फिर बात आती है रेडिकल्स की। रेडिकल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि गवर्नमेंट वो लोग बनाए जिनके पास मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हो। वो नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास विशेष अधिकार हो, मतलब अगर प्रिविलेज हो तो सबके पास समान हो, लेकिन सारी संपत्ति किसी एक के पास ना हो। अब लास्ट आता है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो मोनार्की और नोबिलिटी के सपोर्टर थे। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो बदलाव तो चाह रहे थे पर धीरे धीरे, मतलब ये चाह रहे थे कि चेंजेस आए तो धीरे धीरे आए। अब यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसके अंदर नए नए शहर बन रहे थे, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इससे सोसाइटीज़ तो डेवलप हो रही थी, लेकिन इससे यूरोप के अंदर कई समस्याएं आ रही थी। इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोग फैक्ट्रीज़ में आकर काम करने लगे, उनसे काम ज़्यादा कराया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। इसके अलावा लोगों को हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और लोगों के पास काम कम था। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लग रहा था वर्कर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ जो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते थे और उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी, और उन्हीं को कंजर्वेटिव भी कहते थे। अब जो वर्कर्स थे उनको लिबरल्स और रेडिकल्स पसंद आने लगे क्योंकि वो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब यूरोप में जगह जगह रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगी, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया। और ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर कौन रहे थे? लिबरल्स और रेडिकल्स। इनका एक ही मकसद था कि यूरोप के अंदर से मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी के पास पूरी पावर्स हों। यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म का आइडिया फैलने लगा था। सोशलिज्म की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि सोशलिज्म ही एक ऐसा तरीका था जिससे सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सकता था, क्योंकि सोशलिज्म का अर्थ है समाजवाद। अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, द आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल द पीपल आर इक्वल एंड दैट प्रॉपर्टी वुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सोशलिज्म का आइडिया लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो वो लोग सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे, उन्हें सोशलिस्ट कहते थे। सोशलिस्ट वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका मानना था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज ही हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सोशलिज्म धीरे धीरे यूरोप में फैल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोशलिस्ट सोसाइटी चलनी कैसे चाहिए। इसके लिए कई लोगों ने अपने आइडिया शेयर किए। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट ओवन की। तो वो चाहते थे कि लोगों के बीच कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जाए, मतलब लोगों के बीच एक एसोसिएशन बना दी जाए
इससे क्या होगा कि लोग आपस में मिलके काम करेंगे, तो जो प्रॉफिट निकलेगा उसे आपस में बांट लिया करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लुइस ब्लैंक की। वो भी एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट एनकरेज करे लोगों को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए। इसके अलावा दो और सोशलिस्ट थे जिन्होंने बताया कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, और उन्होंने अपने आइडियाज़ ऐड किए। अब 1870 तक आइडिया ऑफ सोशलिज्म पूरे यूरोप में पॉपुलर हो चुका था। जितने भी सोशलिस्ट थे यूरोप के अंदर, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ऐसे कई देशों के अंदर एसोसिएशंस बनने लगी, जैसे जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। पर हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन एक कंट्री ऐसी थी जिसके अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, वो थी रशिया। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 1914 में रशिया एम्पायर कैसा था। तो रशिया एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिस पे राज करता था जार निकोलस टू। रशियन एम्पायर में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जैसे प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैपिटलिस्ट। पर सबसे ज्यादा लोग एक ही धर्म को मानते थे, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया के लोग एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे। लगभग 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। देयर वॉज वेरी लिटिल इंडस्ट्री एरिया इनसाइड रशियन एम्पायर। मेन इंडस्ट्रियल एरियाज वर इन टू प्लेसेस। फर्स्ट वन इज सेंट पीटर्सबर्ग एंड सेकंड वन इज मॉस्को। मतलब इतने बड़े रशिया में सिर्फ दो ही जगह ऐसी थी जहां इंडस्ट्रियल वर्क होता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और 1890 आते आते रशिया के अंदर रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। 1914 में 31% वुमेन्स फैक्ट्रीज में काम करती थी, पर उनको जो पैसे मिलते थे वो मेल के मुकाबले में काफ़ी कम थे। पर जो वर्कर्स थे रशिया के, वो दूसरों के मामले में काफ़ी अलग थे, मतलब दूसरे देशों के कंपैरिजन से। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर किसी वर्कर को कोई परेशानी होती थी तो सब मिलकर स्ट्राइक करते थे। ये हमने देखा। रशियन सोसाइटी इन अर्बन एरियाज। चलिए अब हम रशियन सोसाइटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में काफ़ी लोग खेती करते थे, लेकिन इनके पास काफ़ी कम ज़मीन होती थी, और कुछ किसानों के पास तो ज़मीन होती ही नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन जो है वो चर्च के पास होती थी या नोबिलिटी के पास होती थी। किसानों को मजबूरी वश इनके खेतों में जाके काम करना पड़ता था। किसानों को सबसे ज़्यादा नफरत नोबिलिटी से थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो ज़मीन नोबिलिटी के हाथों में है वो उनके पास होनी चाहिए थी, वो उनके असली हकदार हैं। रशिया में जो किसान थे वो बाकी यूरोपियन किसानों से अलग थे, क्योंकि ये जो भी फसल उगाते थे उसे मिलजुल कर उगाते थे। मतलब पहले फसलों को इकट्ठा कर लेते थे, फिर जो भी प्रोडक्शन निकलता था उसे आपस में ज़रूरतों के हिसाब से बांट लेते थे। अब क्या होता था फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी 1914 से पहले, उनको इलीगल माना जाता था, मतलब पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद 1898 में एक इलीगल पार्टी बनाई गई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये मेनली वर्कर्स के लिए थी और ये ज़्यादातर शहरों में एक्टिव रहती थी। उसके बाद 1900 में एक और पार्टी बनाई गई जो थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये मेनली किसानों के लिए थी जो रूरल एरियाज में एक्टिव रहती थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसानों को पार्टी की क्या जरूरत थी। देखिए जरूरत थी क्योंकि उनको अपनी जमीन वापस चाहिए थी जो नोबिलिटी ने होल्ड करके रखी हुई थी। दूसरा रीजन ये था कि इनको रशिया में नेचुरल सोशलिस्ट कहते थे। मतलब लोगों को लगता था कि किसानों में पहले से ही सोशलिज्म की खूबी है, इसलिए किसानों को लगा कि हमें पार्टी बना लेनी चाहिए। तो ये दो पार्टीज थी जो रशिया में बनी थी, एक जो वर्कर्स के लिए बनी थी और दूसरी किसानों के द्वारा बनाई गई थी। पहली अर्बन एरियाज में काम करती थी, दूसरी रूरल एरियाज में, लेकिन दोनों पार्टीज इलीगल थी। अब फ्रेंड्स 1903 में क्या हुआ, तो आपकी ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ये दो ग्रुप्स में बंट गई। पहला था बोल्शेविक, दूसरा था मेनशेविक। बोल्शेविक के जो हेड थे वो थे आपके व्लादिमीर लेनिन, जिनके बारे में हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरे थे मेनशेविक, जिनके हेड थे जूलियस मार्टोव।
तो बोल्शेविक चाहते थे कि कोई भी मेंबर हमारी पार्टी को ज्वाइन ना करे, और मेनशेविक क्या चाहते थे कि पार्टी सभी के लिए ओपन हो। और जो राजा था जार निकोलस टू, पावर सारी उसी के पास थी, और रशिया के अंदर कोई भी पार्लियामेंट नहीं थी, इसलिए जो भी डिसीजन लेने होते थे वो जार निकोलस टू ही लेता था। अब बात करते हैं रशिया वर्सेस जापान वॉर की। तो रशिया और जापान के बीच वॉर चल रहा था। जो रशिया था वो जापान से कई बार हार चुका था, पर जो वहां का राजा था जार निकोलस, वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हार होने के बाद भी उसने फिर युद्ध किया और वो फिर हार गया। अब कोई कंट्री वॉर लड़ेगी और हारती जाएगी तो उसकी इकोनॉमी पर तो बुरा असर पड़ेगा ही। तो वॉर के चलते रशिया में प्राइस बढ़ने लगे, वर्कर्स को खाने और रहने के लिए प्रॉब्लम होने लगी, वर्कर्स बेटर कंडीशन की डिमांड करने लगे, स्ट्राइक करने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे। एक बार तो क्या हुआ कि 22 जनवरी 1905 को एक वर्कर्स का ग्रुप, जिसे फादर गैपोन लीड कर रहे थे, वो विंटर पैलेस के सामने गए और राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे। पर राजा को ये पसंद नहीं आया। उसने पुलिस को ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसमें लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इसी घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की भावना और भड़क गई। जगह जगह पर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट होने लगे। कई सारे वर्कर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, ये अपनी अपनी यूनियंस बनाना शुरू कर दिए और सभी यही डिमांड करने लगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब जार प्रेशर में आ गया था। उसे लगने लगा था कि लोग अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। जार नहीं चाहता था कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होती जाए, लेकिन फिर भी उसने लोगों के प्रेशर में आके अलाउ कर दिया इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाने का, जिसे ड्यूमा कहा गया। लेकिन राजा ने पहले ड्यूमा को ही 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। 3 महीने बाद फिर से एक ड्यूमा बनाई गई, यानी सेकंड ड्यूमा, लेकिन राजा ने उसे भी डिसमिस कर दिया। Third Duma continued because Tsar made changes in the voting and kept such people in the Duma who were supporters of the king. क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स खत्म हो और वो किसी और के हाथों में चली जाए। राजा ने जब थर्ड ड्यूमा बनाई तो उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स को ड्यूमा से बाहर कर दिया, और वो लोग जिनको कोई मतलब नहीं था कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, उनको उन्होंने खुद के साथ रखा। तो 1914 में कई देशों के बीच वॉर शुरू हो गया। एक तरफ थे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। पहले तो रशिया के लोगों ने जार को बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मन नेम था और जर्मनी से वॉर चल रही थी और लोगों को जर्मनी से नफरत थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, वॉर बढ़ता गया, लोगों को राजा से नफरत होने लगी और धीरे धीरे करके लोगों ने राजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया? तो इसके 3 कारण थे। पहला तो ये था कि जार ने वॉर को लेकर पार्टीज के साथ कंसल्ट करना बंद कर दिया था। इससे जो कंजर्वेटिव लोग थे, मतलब जो राजा के सपोर्टर थे, वो भी राजा के खिलाफ हो गए। और दूसरा, जार का एडवाइजर था रासपुतीन। ये राजा को एडवाइस देने का काम करता था, लेकिन रशिया के लोग रासपुतीन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि रासपुतीन एक पुअर एडवाइजर है। लेकिन जो राजा था वो रासपुतीन की ही बात सुनता था। और थर्ड ये कि जो रानी थी रशिया की, वो जर्मनी की ही रहने वाली थी। तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर रानी जर्मनी की है तो राजा जर्मनी से कैसे लड़ सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जनता ने राजा को सपोर्ट करना कम कर दिया था। 1914 से 1916 तक रशियन आर्मी बुरी तरीके से हार चुकी थी जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी से। 1917 आते आते 7 मिलियन लोग मारे जा चुके थे और 3 मिलियन लोग अपना घर खो चुके थे। जो क्रॉप्स थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बिल्डिंग वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, रेलवे लाइंस वर ब्रोकन। और इस वॉर का काफी बुरा असर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा, क्योंकि जार ने वर्कर्स को भी लड़ाई करने के लिए बुला लिया था, जिसकी वजह से गुड्स की सप्लाई रुक गई थी और बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। और इस सब के अलावा फूड की भी कमी होने लगी थी, क्योंकि ज्यादातर फूड आर्मी के लिए चला जाता था। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 का लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। अब दोस्तों, जो रशिया की कैपिटल थी
पेट्रोग्राड, उसके बीच से नीवा रिवर बहती थी। नीवा रिवर के राइट की तरफ गरीब लोग रहते थे, जैसे कि वर्कर्स, और उनकी फैक्ट्रीज भी वहीं लोकेटेड थी। नीवा रिवर के लेफ्ट की तरफ फैशनेबल एरियाज थे, जैसे कि विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स। इन सब के अलावा ड्यूमा भी वहीं पे लोकेटेड थी। अब फ्रेंड्स, फेब 1917 में बहुत ठंड पड़ रही थी। वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको खाने की कमी होने लगी। ऊपर से गवर्नमेंट ने 22 फेब को फैक्ट्रीज भी बंद करवा दी। इससे गुस्सा होकर 50 फैक्ट्रीज के वर्कर ने नाविस्की प्रोस्पेक्ट, जो कि एक जगह थी, वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया। इसे देखकर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, जिससे मजबूर होकर वर्कर्स को वापस जाना पड़ा। लेकिन वर्कर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले थोड़े ही ना थे। 24 और 25 फरवरी को फिर से वापस आए और प्रोटेस्ट करने लगे। तो राजा ने उन पर नजर रखने के लिए कैवलरी और पुलिस को आदेश दे दिया। अब कैवलरी क्या होता है? देखिए, जो घुड़सवार सेना होती है उसको कैवलरी कहते हैं। फिर राजा ने 25 फेब को ड्यूमा को ही सस्पेंड कर दिया, जिससे जो पॉलिटिशियंस थे वो भी राजा के खिलाफ खड़े हो गए और सबने मिलके पुलिस हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ मचा दी। बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए और राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। राजा ये सब देख के कैवेलरी को बुलाता है और फायर करने का ऑर्डर दे देता है, बट कैवेलरी ने उन पर फायर करने से मना कर दिया। अब जो सोल्जर्स थे वो भी राजा से परेशान हो चुके थे और वर्कर्स पहले से ही परेशान थे। तो वर्कर्स और सोल्जर्स ने आपस में मिलके एक नई काउंसिल बनाई, जिसका नाम पेट्रोग्राड सोवियत रखा। अगले दिन राजा से मिलने कुछ मिलिट्री ऑफिसर आए और उन्होंने राजा को सलाह दी कि आप अपने पद से रिजाइन दे दो। तो राजा ने उनकी बात मान ली और 2 मार्च 19 को राजा ने रिजाइन दे दिया। अब जो पेट्रोग्राड सोवियत थे प्लस में ड्यूमा, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। जो ये अब प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, यही गवर्नमेंट कंट्री को अब रन कर रही थी। इसी बीच एंट्री होती है बोल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन की। अब लेनिन गवर्नमेंट से 3 डिमांड्स करता है। देखिए, पहली थी कि वॉर को खत्म कर दिया जाए और जो लैंड है उसको किसानों को दिया जाए, और थर्ड वन इज बैंक बी नेशनलाइज्ड। अब नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? देखिए, मान लो एक प्राइवेट बैंक है, अगर गवर्नमेंट उसकी सारी सिक्योरिटीज और शेयर्स को खरीद ले तो वो नेशनलाइज हो जाता है। इन डिमांड्स को अप्रैल थीसिस भी बोला जाता है। उन्होंने ये भी बोला था कि अब बोल्शेविक का नाम बदलकर कम्युनिस्ट कर दिया जाए। अब लेनिन को लग रहा था कि आने वाले समय में प्रोविजनल गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करेगी, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर जो लीडर थे वो पहले से ही लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन, आर्मी ऑफिसर्स थे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है, अमीर लोगों से वर्कर्स की लड़ाई तो चलती ही थी। धीरे धीरे वर्कर्स मूवमेंट फैलने लगा, फैक्ट्रीज कमेटी बनने लगी, ट्रेड यूनियन बढ़ने लगा, आर्मी में सोल्जर्स कमेटी बनने लगी। इन सब को देखकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनकी पावर कम हो रही है और बुल्शेविक की पावर बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने बहुत बुरे स्टेप लेना शुरू कर दिया, जैसे कि जो लीडर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे या आवाज उठाते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इससे बहुत सारे लोगों को ये गवर्नमेंट बुरी लगने लगी और धीरे धीरे बुल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच लड़ाई बढ़ने लगी। तो जो लेनिन था उसने गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करने का फैसला लिया। जितने भी सपोर्टर थे बुल्शेविक पार्टी के, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे सोवियत्स हों या फैक्ट्री वर्कर्स हों, और 16 अक्टूबर 1970 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को भी कन्विंस कर लिया था और सोवियत के साथ मिलकर एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई, जिसका हेड लियोन ट्रोट्स्की को अपॉइंट किया गया। अब सब लोग रिवोल्ट करने के लिए तैयार थे अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट, और लेनिन ने किसी को अब तक ये नहीं बताया था कि विद्रोह कब करना है। फाइनली 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने रिवोल्ट कर ही दिया। इसे देखकर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सेना को आदेश दे दिए। अब जो वहां की मिलिट्री थी वो तो गवर्नमेंट से लॉयल थी, तो सेना ने बोल्शेविक की 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग को सीज कर दिया। पर बोल्शेविक ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को ही पकड़ लिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया। अब अगर मिनिस्टर और ऑफिसर्स ही पकड़े जाएंगे तो जीतना किसने था? ऑफ कोर्स बोल्शेविक्स ने ही जीतना था।
अब जैसे ही बोल्शेविक जीता तो लेनिन के पास पावर आ गई। तो लेनिन ने क्या किया, बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, पीजेंट्स वर अलाउड टू स्नैच द लैंड ऑफ नोबिलिटी, आर्मी की यूनिफॉर्म बदलवा दी गई और एक हेड को सिलेक्ट किया जिसे सोवियत हेड कहा गया और बोल्शेविक का नाम चेंज कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। बात आती है 1917 की, जब बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट कराए। अब लेनिन को लग रहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि हमने तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हराया है और हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पर बोल्शेविक्स इलेक्शन हार जाती है। इस बात से लेनिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है, पूरी असेंबली को ही डिसमिस कर देता है और लोगों से कहता है कि अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे और जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो मैं बनाऊंगा। और ऊपर से लेनिन ने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। और आपको पता ही है जर्मनी रशिया की कितनी बड़ी दुश्मन थी। इसके अलावा लोगों के पास फंडामेंटल राइट भी नहीं बचे थे और ना ही फ्रीडम बची थी। अब रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था। लेनिन ने एक सीक्रेट पुलिस लोगों के बीच तैनात कर दी, जिसका काम ये था कि जो भी आवाज उठाता है उसे पनिश करना। तो जो लोग लेनिन के बारे में अच्छा कहते थे वो सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि लेनिन से सब एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। लेनिन से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कंट्री के अंदर सिविल वॉर की नौबत आ जाती है। सिविल वॉर 3 तरह के लोगों के बीच होने वाला था। फर्स्ट थे रेड, जो लेनिन के सपोर्टर थे। सेकंड वन इज ग्रीन, जो पीजेंट्स थे। थर्ड वन इज वाइट, जो जार के सपोर्टर थे, मतलब जिनको अभी भी ये लगता था कि जार सही है बिल्कुल। तो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और इन तीनों के बीच बहुत बुरी तरीके से वॉर चल रहा था। जो ग्रीन और वाइट लोग थे उनको आउटसाइड कंट्रीज से भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि आउटसाइड कंट्रीज नहीं चाहती थी कि रशिया के अंदर सोशलिज्म फैले, क्योंकि उनको डर था कि अगर सोशलिज्म रशिया में फैलेगा तो कुछ वक्त बाद उसकी कंट्री के अंदर या उनकी कंट्रीज के अंदर भी सोशलिज्म की डिमांड उठ सकती है। इसलिए उन्होंने बोल्शेविक को सपोर्ट करने की बजाय ग्रीन्स और वाइट को सपोर्ट किया। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी ग्रीन्स और वाइट्स हार जाते हैं और धीरे धीरे जैन 1920 तक सारी पावर बोल्शेविक के पास वापस आ जाती है। अब फाइनली लेनिन को लगता है कि जिन वादों को करके हम जीते थे उनको पूरा कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान शुरू कर दिया। तो पहले 2 5 ईयर प्लान्स के लिए बोल्शेविक ने क्या क्या किया। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, जिससे इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ बढ़ाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। इस सब के अलावा स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप होने लगा और हेल्थ फैसिलिटी भी इम्प्रूव होने लगी। सेंट्रलाइज्ड प्लान लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो प्लानिंग कर रहे थे बोल्शेविक के लोग, उसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन होता क्या है कि लेनिन की डेथ हो जाती है। लेनिन की डेथ के बाद एक नया लीडर बनता है जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। अब 1928 आते आते रशिया के अंदर ग्रेन्स की काफी कमी होने लगती है, लेकिन अभी भी सभी चीजों के दाम जो है फिक्स थे। लेकिन जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो अपने ग्रेन्स हैं उनको इन दामों पे बेचने से मना कर दिया। अब जो स्टालिन था तो उसने इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि स्टालिन को लग रहा था कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं उन्होंने ग्रेन्स को छुपाकर अपने पास रख लिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो वो ग्रेन्स को बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर स्टालिन ने ग्रेन्स देना कंपलसरी कर दिया। 1928 में स्टालिन के जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और जहां कहीं से भी उन्हें ग्रेन मिल सकता था वहां से ग्रेन जबरदस्ती कलेक्ट कर लेते थे। इसके अलावा अमीर फार्मर्स को, जिन्हें कुलेक बोलते थे, उन पर रेड करना शुरू कर दिया था। इतना सब करने के बाद भी ग्रेन की शॉर्टेज थी, तो उसके लिए स्टालिन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसमें लोगों की जमीन को इकट्ठा किया जाता था ताकि मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जा सके। फिर बाद में जो भी प्रोडक्शन निकलता था उसे बांट दिया जाता था,
तो स्टालिन ने सभी फार्मर्स को कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए फोर्स किया। जब किसानों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, जिससे पीजेंट्स गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए अपने लाइव स्टॉक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कंट्री के अंदर ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रही थी। 1933 आते आते 4 मिलियन लोग भूखमरी से मर गए थे। अब स्टालिन की पार्टी के लोग भी स्टालिन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो स्टालिन ने क्या किया, जो भी उसके खिलाफ होता था वो उसके ऊपर सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के चार्जेस लगा दिए जाते थे। उसे जेल में या लेबर कैंप में भेज दिया जाता था। 1939 तक 2 मिलियन लोगों को जेल में और लेबर कैंप में भेज दिया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। तो दोस्तों, रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी देशों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। बोल्शेविक ने काफ़ी एनकरेज किया लोगों को कि सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल सके, और पूरे वर्ल्ड में फैला भी। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट वॉज अ मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन बाकू। तो बोल्शेविक ने कॉमिंटर्म भी बनाया, जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं, जिससे सोशलिज्म को और भी ज़्यादा अवेयर बनाया जा सके, और यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया जिससे लोगों को सोशलिज्म के बारे में सिखाया जा सके। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तब सोशलिज्म और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट इंडिया में भी काफ़ी लोग रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। पर रशिया पूरी तरह से एक सोशलिस्टिक कंट्री नहीं बन पाया और ना ही उनको रियल फ्रीडम मिल पाई थी। लेकिन जो सोशलिज्म का आइडिया था उसको पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका चैप्टर तो यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।